हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रीएम्बल, प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तावना या उद्देशिका संविधान का एक प्रमुख भाग है। वैसे तो ये एक बिगिनिंग पार्ट है, लेकिन इसके बारे में और कई सारी चर्चाएं हैं जो हम आज की क्लास में करेंगे। और संविधान का ये एकमात्र ऐसा विषय है, ऐसा सब टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनता है तो बनता ही है, यानी 99% चांस इस टॉपिक से क्वेश्चन आने के रहते हैं। तो उसी सीरीज में हम बात करेंगे कि आज ये जो टॉपिक है इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। जितने रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, जितने बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को यहां देखेंगे बोर्ड पर और इसको समझेंगे आसानी से, सरल भाषा में। बात कर रहे हैं हम प्रस्तावना की, ठीक है। तो 13 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा यह एक प्रपोजल रखा गया था। संविधान जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसके प्रत्यक्ष ये एक प्रपोजल रखा गया था, जिसके आदर्शों पर आधारित है हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ठीक है। ये बात रह गई। और इसके अलावा जब 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे रखा था संविधान सभा के समक्ष, तो उस टाइम पर क्या है कि जो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसका बहिष्कार किया था मुस्लिम लीग ने। इस वजह से इसको, जो संविधान सभा है उसमें सभी लोग उपस्थित नहीं थे, क्योंकि मुस्लिम लीग के मेंबर भी जो अलग अलग जगहों से इलेक्ट होकर आए थे, 93 मेंबर्स थे। तो इसी वजह से इसको उस टाइम पर रोक दिया गया था बी.आर. अंबेडकर जी के कहने पर। इसीलिए ये जाकर के 22 जनवरी 1947 को जाकर पारित हुआ था, ठीक है। तो 22 जनवरी 1947 को इसको ऐड कर लिया गया, ठीक है, इसे मान्यता दे दी गई। तो अब हमें याद क्या करना है, यहां हमें याद रखना है कि 22 जनवरी 1947 को हमारी जो भारतीय प्रीएम्बल है, प्रस्तावना है, उसे मान्यता मिल गई थी। भारतीय संविधान में जो प्रीएम्बल है, प्रस्तावना है, इसका मतलब क्या होता है, पहले इसका मतलब समझते हैं कि मतलब क्या होता है। प्रीएम्बल का मतलब है, जैसे कि एक मैप लगा लेते हैं। आप जब जियोग्राफी स्टडी करते हैं तो जियोग्राफी के अंदर एक मैप के अकॉर्डिंग उसके ऑल स्टेट्स को, ऑल जो पार्ट्स हैं, ऑल एरियाज हैं, उसे हम डिनोट करते हैं और वहां पर मतलब उसको दर्शाते हैं जैसे एक मैप पर। और मैप के माध्यम से हमें पता चल जाता है कि ये इंडिया कंट्री है, और ये ऑस्ट्रेलिया है, एंड ये अमेरिका है। तो इसी तरीके से अगर मान लो किसी एक बड़ी चीज को जानना है तो उस बहुत सारी जितने भी बड़ी चीजें होती हैं उनका एक अलग से एक प्रस्तावना होती है, अनुक्रमणिका होती है। तो उसी तरीके से हमारे भारतीय संविधान को अगर आपको जानना है तो प्रस्तावना को समझना होगा। यानी प्रस्तावना अगर आप पहली बार में देख लेते हैं तो प्रस्तावना देखने के बाद में ये बात क्लियर हो जाएगी। जितने भी कंफ्यूजन्स आपके संविधान को लेकर होंगे और जितनी भी भावनाएं जो बननी है वो प्रस्तावना को देखकर ही बन जाएगी। बात करते हैं कि जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना का जो विचार है, प्रस्तावना का विचार लिया गया है हमारे भारतीय संविधान में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। कहां से लिया गया है? अमेरिकन संविधान से प्रस्तावना का विचार लिया गया है। और इसके अलावा प्रस्तावना की जो भाषा है उसे कहां से लिया गया है? उसे ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। यानी ऑस्ट्रेलिया से भारतीय संविधान में इसे शामिल किया गया है, कुछ थोड़े बहुत चेंजेस कर करके, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट लाइन बनती है कि प्रस्तावना में से, इसके ऊपर बहुत सारे विवाद स्टार्टिंग में चले थे। जैसे हम बात करना चाहेंगे कि बेरूबाड़ी विवाद में ये बात कही गई थी कि ये अगर मान लो कि प्रस्तावना में कोई भी चेंजेस नहीं किया जा सकता है, संसद को चेंज करने का अधिकार नहीं है, तो 1960 में इस बात को फिर जब बात ज्यादा आगे बढ़ गई तो उसमें कहा गया कि भाई इसमें है ना जो चेंजेस किया जा सकता है। लेकिन जब जाकर के फिर बेरूबाड़ी के बाद में केशवानंद भारती मामला हुआ 1973 में, तो 1973 में इस बात को डिक्लेयर किया गया कि जो संसद है उसको इसमें अमेंडमेंट करने का पूरी तरह से राइट्स तो हैं, लेकिन ये इसमें अमेंडमेंट उस कंडीशन में करेगी जब वो चाहेगी कि
सॉरी, जो प्रस्तावना है, अगर प्रस्तावना का मजबूतीकरण होता हो, अगर प्रस्तावना का मजबूतीकरण होता है तो मजबूती वाली स्थिति में ही क्या कर सकते हैं, इसमें संशोधन कर सकते हैं। तो 42वां संशोधन, अभी तक एक बार संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो हुआ था आपका 1976 में। तो 1976 में 3 शब्द हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अमेंड किए गए, ऐड किए गए, और उन तीनों शब्दों को जानते हैं। सोशलिस्ट बजाय सोशलिज्म ज्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा सेक्युलर वर्ड यूज किया गया, और एक था इंटरगिटी। ठीक है, इनका अर्थ है कि भाई सामाजिकता या समाजवादी पथनिरपेक्ष और अखंडता। तो ये 3 वर्ड थे जो कि 42वें अमेंडमेंट के तहत भारतीय प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में इन्हें सम्मिलित किया गया था, 3 शब्दों को। आगे बात करते हैं कि जो प्रस्तावना है इसे भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान की कुंजी कहा जाता है। संविधान की कुंजी कहा जाता है या संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो यहां देखिए कि संविधान की कुंजी तो कह देंगे, हमने सुना है, लेकिन संविधान की आत्मा प्रस्तावना कैसे हो सकती है? यहां आपके दिमाग में एक विचार आ रहा होगा कि संविधान की आत्मा तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहलाता है। तो अगर मान लो बी आर अंबेडकर के साथ में यह लिखा आता है, उस क्वेश्चन का जवाब यह होगा कि बी आर अंबेडकर ने कौन से मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। अगर प्रश्न या क्वेश्चन आपका ऐसे उठकर आता है तो आपका जवाब होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर क्वेश्चन यूं उठ करके आता है, डायरेक्टली पूछा जाता है आपसे कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं या फिर द हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, तो वहां पर आपका जवाब होगा प्रियम्बल प्रस्तावना। ठीक है, तो इसी वजह से इसको संविधान की कुंजी या आत्मा भी कहा जाता है। लेकिन डायरेक्टली वास्तविक तौर पर संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? प्रस्तावना को कहते हैं। लेकिन संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, उस मौलिक अधिकार को भी संविधान की आत्मा एक व्यक्ति ने कहा है, एक महान व्यक्ति ने कहा है, बी आर अंबेडकर ने कहा है। अगर बी आर अंबेडकर के केस में सवाल पूछा जाता है तो आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताना है। इसके आगे बात करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ चीजें और हैं। हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आपको जो 3 टाइप्स के जस्टिस दिए गए हैं, 3 प्रकार के जस्टिस दिए गए हैं, उसमें हम बात करेंगे आपका जो एक सोशल जस्टिस है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है जो आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावा 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। कितनी प्रकार की? 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। तो इसमें जो इक्वलिटीज हैं, तो इक्वलिटीज कितने टाइप की हैं? 2 टाइप की हैं। एक तो प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता है। प्रतिष्ठा का मतलब है स्टेटस इक्वलिटी, और अपॉर्चुनिटी इक्वलिटी, इसका मतलब है कि संविधान की नजर में सभी लोगों की प्रतिष्ठा और यानी व्यक्ति की गरिमा और उसको समान अवसर दिए जाएंगे, यानी सभी लोग संविधान की नजर में समान है। इसके अलावा बात करते हैं 5 प्रकार की लिबर्टीज दी गई हैं। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जिनमें बात कर लेते हैं। आपको एक तो आपको थॉट है, थॉट विचार की स्वतंत्रता है। थॉट के अलावा है आपका एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति देने की स्वतंत्रता, एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति देने की स्वतंत्रता, और उसके अलावा है विश्वास की स्वतंत्रता, रिलीजन की स्वतंत्रता। इसके अलावा किसकी है? उपासना की स्वतंत्रता है, वर्शिप करने की स्वतंत्रता है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं और उसकी पूजा कर सकते हैं, अपने संस्कृति को जिंदा रखने के लिए
कैसे भी करके आपको खुली छूट की गारंटी देता है हमारा भारतीय संविधान। तो ठीक है, आप अपनी संस्कृति को जिंदा रख सकते हैं या उसमें बढ़ावा देने के लिए कुछ भी कार्यक्रम करवा सकते हैं, जो भी चीजें हैं। तो 3 प्रकार के न्यायों की बात की गई है भारतीय प्रस्तावना में, और इक्वलिटीज 2 प्रकार की हैं और लिबर्टीज 5 प्रकार की हैं, जिसमें विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता को सम्मिलित किया गया है। अब आगे बात करते हैं कि इसके बारे में, इसकी रक्षा कैसे होगी, इसकी सुरक्षा कैसे होगी, या इसके अलावा इसके और क्या क्या मापदंड दिए गए हैं। तो यह संविधान का एक प्रारंभिक भाग तो है, संविधान का प्रारंभिक भाग तो है। आप जैसे ही संविधान खोलोगे, संविधान की बुक खोलोगे, तो वहां स्टार्टिंग में आएगा प्रेम्बल, लेकिन इसको कानूनी तौर पर मान्यता नहीं है, कानूनी तौर पर मान्यता इसको नहीं दी गई है, कानूनी तौर पर मान्यता नहीं दी गई है। इसके संरक्षण में यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, आप किसी भी कोर्ट के अंदर, किसी भी अदालत में जाकर के इसके खिलाफ याचिका दायर नहीं कर सकते हैं, यानी इसमें चेंज के लिए, इसमें अमेंडमेंट करने के लिए याचिका दायर नहीं कर सकते हैं। एक तो पहली बात यह हो गई। अमेंडमेंट का भी एक अर्थ है, इस चेंज का भी एक अर्थ है। कहने का मतलब, अगर मान लो वो देश हित में कोई अर्थ होता है, या राष्ट्र के लोगों के लिए कोई अर्थ होता है, या फिर आपके संविधान के मूलभूत ढांचे के मजबूतीकरण से संबंधित परिवर्तन है, तो आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लो कोई व्यक्ति इसकी अवहेलना करता है तो उसे, उसका संरक्षण नहीं किया जा सकता है, आप किसी भी अदालत में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अवहेलना करने की कंडीशन में उसकी आप कोई वकील नहीं कर सकते हैं और उसकी रक्षा नहीं की जा सकती है। यह हमारे संविधान का मूलभूत ढांचे के चेंजेस की बात की जा रही है। बात करें तो इसे संविधान की कुंजी और संविधान की आत्मा कहा जाता है, यह आपको ध्यान हो गया होगा। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो हमारा भारतीय संविधान है वो अंशतः इंटरनल, अंशतः कठोर एवं अंशतः लचीला संविधान है, अंशतः कठोर एवं अंशतः लचीला संविधान है, ये पूछा जाता है, ये विशेषता है। और इसके अलावा जो भारतीय संविधान है ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है और सबसे व्यापक संविधान है। व्यापक संविधान, सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा व्यापक संविधान कौन से देश का है? तो हमारे भारत देश का संविधान है। लिखित संविधान की जो अवधारणा है वो अवधारणा ली गई है फ्रांस कंट्री से। कहां से ली गई है? फ्रांस की देन है जो लिखित संविधान की अवधारणा है। भारतीय संविधान में क्या है कि पूरी जो आम जनता है, यहाँ की जो जनता है, यानी जो इंडियन लोग है, इंडियन सिटीजन है या इंडियन जो लोग हैं, इसकी फर्स्ट लाइन ही यही कहती है कि हम भारत के लोग, यानी जो संविधान बनाया गया है वो पूरी तरीके से मतलब भारत के लोगों के द्वारा तैयार किया गया है कि जितनी भी जनता है उसके जो इलेक्टेड कैंडिडेट थे, मेंबर्स थे, उन्होंने संविधान सभा बनाई और संविधान सभा में जाकर के संविधान पूरी देश की जनता के लिए संविधान तैयार किया। तो ये इसी कहने का मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारे पूरे संविधान की पावर है या पूरे देश की जो पावर है वो कहाँ है? जनता में निहित है। कहाँ निहित है? जनता में निहित है। ठीक है, तो ये अगर पूछा जाता है तो आपको क्या बताना है? जनता। यानी हमारे जो वॉल पावर का है, केंद्र बिंदु क्या है पूरी पावर्स का? तो केंद्र बिंदु क्या होगी आपकी? जनता है। इसके अलावा जो स्रोत है, संविधान का जो स्रोत है वो भी क्या है? जनता है। संविधान को बनाने वाली भी जनता है। इसके अलावा हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना से लेकर के पूरे संविधान में कहीं पर भी संघीय शासन शब्द का यूज नहीं किया गया है। कौन से शब्द का यूज? संघीय शासन शब्द का यूज नहीं किया गया है। इसके अलावा इसकी जगह भारत को एक राज्यों का संघ घोषित किया गया है, न कि संघीय शासन निर्धारित किया गया है। यह ध्यान रख लेना कि राज्यों का संघ घोषित किया गया है, संघीय शासन शब्द का यूज कहीं पर भी नहीं किया गया है। कई बार पूछ लिया जाता है, प्रस्तावना में 73 शब्द हैं। कितने शब्द हैं टोटल? 73 शब्द हैं। ठीक है,
तो ये था प्रस्तावना से जुड़े रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स थे वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। यहीं से क्वेश्चन घूम फिर के पूछा जाता है बार बार, जब भी पूछा जाता है। बेरूबाड़ीवाद की तारीख है 1960 और जो आपका केशवानंद भारती मामला है वो है 1973 अगर पूछ लिया जाए तो। वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन ये चीजें याद रखना ज्यादा जरूरी है। प्रस्तावना को कब पारित किया गया? 22 जनवरी को और 1947 में जाकर के, ठीक है। प्रस्तावना में लास्ट लाइन लिखी गई है जिसमें संविधान को 26 नवंबर 1949 को आत्मार्पित, अधिनियमित और अंगीकृत किया गया है। कहने का मतलब इसे संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया है और जनता के रूप में स्वीकार किया गया है। जो संविधान सभा के जितने सदस्य हैं उन्होंने खुद को जनता मानते हुए इस संविधान को स्वीकार किया है पूरे देश की जो जनता है उसके लिए, सभी लोगों के लिए, ठीक है दोस्तों। तो इससे